नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के लिए मैथ्स की चल रही 8वीं प्रैक्टिस क्लास में। मैं 8वीं प्रैक्टिस क्लास लेकर आपके सामने हूं। हम लोग एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही सवालों का सलूशन यहां पर कर रहे हैं, सवालों को देख रहे हैं। आज 8वीं अगर क्लास है तो हम प्रतिदिन 15 सवाल ले रहे हैं, तो 15 × 120 सवाल पर हम पहुंच रहे हैं। बीच बीच में भी टॉपिक और बाद में मैंने आपसे कमिट किया है कुछ मैराथन कक्षाएं, जिसको लेकर के हम 2 तारीख को होने वाली इस एग्जाम के लिए आपको सबसे बेहतर और सबसे अच्छी तैयारी का कमिटमेंट मैंने किया है। तो आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रत्येक सेशन को आप सीरियसली पढ़िए, देखिए, यह आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। अच्छा लगे तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमारा आपका अटैचमेंट तभी पॉसिबल है, तभी अच्छा है जब हम आपसे जुड़ें। तो आप अपने लेवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूर्ण करो, अर्थात वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में अगर एक आपको जो है चैनल दिया है, टेलीग्राम ग्रुप दिया है, तो उसको आप ज्वाइन किए रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए मैं देर न करते हुए सवालों पर लेकर चलता हूं। आज के सवाल बहुत ही शानदार हैं और प्रत्येक सवाल को आप एक एक करके ध्यान से देखिए। सारे सवाल आपकी परीक्षा के एकदम रिलेटेड और रिलेवेंट है। पहला सवाल देखिए, शानदार सा। √5 का मान आपको दिया है इस तरह से 2.236। एक स्टेटमेंट दे दिया है इसने √5/2 प्लस आपके सामने दिया है 5, फिर से आपका केवल 5 है, रूट नहीं है, 3√5 है और यहां पर आपके पास √45 है। देखिए प्रॉब्लम कहीं नहीं है, हम √5 की वैल्यू रख सकते हैं। केवल एक समस्या है, नीचे हमारे पास इस सेकंड वाले पार्ट में √5 लिखा हुआ है। आपको इसी वाले पार्ट पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि लिखा है 5/3 √5। इसका हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब इस √5 को यहां से हटाना होगा। हटाने के लिए आप ऐसे नहीं हटा सकते हो, आपको कुछ नियम फॉलो करने होंगे। √5 का ऊपर नीचे गुणा करना होगा। ऊपर नीचे करने से ये फर्क होता है, ये मतलब उसका बेनिफिट होता है कि मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, हमारी जरूरत की चीजें पूर्ण हो जाती है। जैसे हम इसको अब 5√5 लिख सकते हैं। नीचे √5 का √5 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 5 ही हो जाएगा, गुणे 3 तो था ही आपके पास, तो 5 से खत्म होकर के ये वाला जो पार्ट आपका केवल √5/3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपके सामने √5/2 है और यहां पर आपके पास √5/3 है। अब इस पार्ट की बात किया जाए तो जो √45 होता है, अगर इसको हम थोड़ा ब्रेक करें तो यह √9 × 5 होगा। 9 इसलिए कर दिया क्योंकि वह पूर्ण वर्ग होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, √5 रह जाएगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 3√5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब आप देखो यहां से प्रत्येक टर्म में आपको √5 अंश की तरफ दिख रहा है, तो √5 हमने ऐसे कॉमन कर दिया। जैसे हम कॉमन करेंगे यह 1/2 होगा, यह 1/3 होगा, ये -3 होगा। इतना टर्म आपके पास है, इसका आप सोल्यूशन कर लें। इसका मान तो ऑलरेडी दिया है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। हम इसको 3/1 कर दें। तीनों का एलसीएम देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर का 6 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, माइनस यहाँ पर 6×3 = 18 होगा, क्योंकि 1 से कटेगा तो 6 बार जाएगा और 6×3 = 18 हो जाएगा। करेक्ट है। ये आपके सामने देखिए स्थिति क्या है, √5 है और यहाँ पर 3, 2, 5 और 18 से अगर 5 घटेगा तो 13, 5, 18 होता है, मतलब -13 हो गया। -13 हम लोग यहाँ पर कितना कर सकते हैं, 6। मतलब आप इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि रिजल्ट देखिए सबके सब लगभग नेगेटिव में आ भी रहे हैं, तो नेगेटिव में ही रिजल्ट है और ये 5 घटेगा 13 से 18 से, तो 13 ही होता है। √5 का मान होता है 2.236 है और यहां पर आपके सामने कितना है, -13/6 है। अब -13/6 को हम थोड़ा प्रेजेंट करते हैं, अर्थात पहले हम 13 से गुणा ही करते हैं। हम ये मान चुके हैं कि इसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, ऐसे बाहर कर दिया। बाद में हम 6 से देखिए डिवाइड भी कर देंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले 13 से गुणा कर लीजिए। 13 छके यहां से करिए, 13 छंगे 78, कैरी 7 होता है, 13 तिया 39, 7 46, कैरी 6 4 होता है, 13 दूना 26, 26 4 30, कैरी 3 होता है, 13 दूना 26 और 26 3 29 होता है। अब यहाँ पर 0.3 स्थानों पर लगेगा और डिवाइडेड बाय देखिए आपके सामने कितना है, 6 है। 6 से इसको भाग करिए, देखिए कितना जाता है, 6 चौके 24, 4 बार गया, 24 5 0, ठीक है, दशमलव लगा दीजिए, 6 8 48, 4.8 समथिंग करके जा रहा है माइनस में। एक ही ऑप्शन है जो इस कनेक्टिविटी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर है। बहुत ही इधर उधर करने से सवाल हल नहीं होगा, बहुत ही सीरियस और बहुत ही आपको कूल रह करके, काम रह करके सवाल को सोल्यूशन पे लाना होगा। तो सोल्यूशन हमारा बी ऑप्शन है, जो कि -4.845 है। उस सवाल की कनेक्टिविटी से हम आंसर पा चुके हैं। अगले सवाल पर लेकर चलते हैं। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल जो जीपी का है, हालांकि आप जान रहे हो कि एपी, जीपी, एचपी का प्रयोग पुलिस के एग्जाम में भी हो रहा है, एसआई के एग्जाम में भी होता है, तो इस एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। एक श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी को बढ़ाया गया है अनंत तक। हम आपको बता दें पहली चीज, यह श्रेणी है जीपी। क्या है, जीपी। जीपी को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब हिंदी में कहा जाता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी कहते किसको है, एक ऐसी श्रेणी, ध्यान सुनिएगा, एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अनुपात सेम हो,
जैसे कैसे अनुपात से, जैसे 1 लिखा है 1/2 है, 1/2 की पावर 2 मतलब 4 है, 1/8 है, इसी प्रकार से श्रेणी जा रही है। अनुपात सेम होने का मतलब अगर किसी जगह पे 2 टर्म उठा लें, जैसे हम इसी को ले लेते हैं, तो 1/2 से अगर 1 को डिवाइड करिए, मतलब 1/2 को 1 से डिवाइड करिए तो 1/2 ही आएगा। 1/4 को अगर 1/2 से डिवाइड करिए तब भी 1/2 आएगा। हर जगह पर आपको 1/2 ही मिलेगा, किसी भी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो आर का मान मतलब रेशियो आपका 1/2 है, जो आपको पता है कि यह लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। याद रखना, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल जब वह अनंत पदों तक जा रही है, मतलब अगर कोई ऐसी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है और उसके अब इन्फिनाइट टर्म्स का जो हमारे पास सम होता है, सम ऑफ द इन्फिनाइट टर्म्स, n टर्म्स तो रिसाइड ही नहीं हो सकता है, वो तब जब r का मान 1 से छोटा हो तो उस समय का जो नियम बनता है वो बनता है a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। हम इसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम इसको कैसे करेंगे, a की जगह पर इस श्रेणी का जो पहला पद है वो कितना है, 1 है, हम इसको रख दें 1 माइनस आर, आर की जगह पर 1/2 है, 1/2 की पावर n कर देते हैं, डिवाइड बाई 1 माइनस आर 1 माइनस 1/2 कर देते हैं। यही चीज ध्यान दीजिएगा, जब अगर हमारा जो r का मान होगा 1 से बड़ा होगा, a r की पावर n माइनस 1 होगा, नीचे r माइनस 1 होगा, पलट जाती चीजें। अब यहां से देखिए हल करिए, इस 1 से कोई लेना देना तो है नहीं, आप समझ रहे हो। इस 1 माइनस 1/2 की पावर n को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए एलसीएम 2 की पावर n होगा, 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n हो गया। और 1 से अगर 1/2 घटाते हैं तो 1/2 आएगा, जो 2 ऊपर चला जाएगा। अब 2 ऊपर चला गया, बट उसका 2 की पावर 1 मानिए, ऊपर हम 2 की पावर n माइनस 1 ही रहने दें, और यहां पर 2 की पावर n है और इस 1 को इधर लाएं तो -1 मतलब इसके साथ है। अगर हम इस ऑप्शन के हिसाब से इसको देखने जाएं तो पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर है, जिसमें देखिए 2 की पावर n माइनस 1 और नीचे ये 2 की पावर n, इसको ध्यान देना यहाँ पर ए ऐसे लिखा है 2 की पावर n माइनस 1 जो ऊपर का पार्ट है, और यहाँ 2 की पावर n को घटाया गया है 1 से। तो इस सवाल का उत्तर इस तरह से कनेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल आपके सामने राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। अगले सवाल पर हम चलते हैं आपको लेकर। ये भी बहुत शानदार सा सवाल है। देखिए चुनाव का सवाल है। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। इसका कहने का अर्थ है कि दरअसल हमसे ये कहना चाहता है कि 25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब वोट ही देने नहीं आए। अब आगे बढ़ते हैं। जिनमें से जो मत पड़े हैं, जिनमें से भी 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब उसमें भी जब पड़े भी मत तो 2% मत इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। एक प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, जो कि 9261 मत मिलता है, उसको प्राप्त करता है, 9261 मत उसे मिलता है, जो कि वैध मतों का 75% था। हमसे हार जीत का अंतर नहीं बताया है, हमसे ये बताया है एक प्रत्याशी है जो कि वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। अगर उसके खाते में कुल इतना मत गया है तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी। देखिए इस तरह के सवाल को करने का एक सिस्टम सबसे बेहतर ये होता है, क्या ये हम लास्ट स्टेटमेंट को देखें कि लास्ट स्टेटमेंट किस इंफॉर्मेशन को दे रहा है। वह जो एक प्रत्याशी है जिसके 75% मत हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है। शुरुआत कहाँ से होगी, कुल मत से। उस मत से हम कुछ मतों को हटाते जा रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनको हटाते जाएं, और जो पढ़े हैं उसमें से भी जो अवैध हैं उनको भी हटाते जाएं। हमारा वोट अगर हम प्रत्याशी हैं तो काउंट कहाँ से होगा, क्या जो नहीं पढ़ेगा वहां से होगा, बिल्कुल नहीं। क्या जो अवैध होगा वहां से होगा, नहीं, वैध से होगा, जो मत पड़े हैं वहां से होगा। तो अगर हम एक डायग्राम के हिसाब से देखें, देखिए ये स्थिति बनेगी। अगर कुल मतदाता है 100%, इसमें से 75% ने ही मत डाले हैं, तो 25% को पहला काम हटा दीजिए। ये 25% आपकी काउंटिंग में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें भी 2% मत अवैध हो गए, इसको भी हटा दीजिए। 98% मत आपके काम के हैं, इसको आप काउंट में रखिए। इस 98 से 75% मिला है पहले को, तो 25% मिला है दूसरे को। इस 75% का मान आपको दिया है कितना, 9261। आपको पहुंचना है यहां पर, फिर यहां से यहां पर। इस तरह से कैलकुलेशन करके हम जा सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। लिख दीजिए 75% का 75% का टोटल बराबर 9261, तो टोटल हमको निकल जाएगा। अब आप देखो हम इसको करते कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। हमको जैसे करना है, हम यहाँ टोटल मत लिखते हैं, कुल मत, और यहाँ पर प्रत्याशी को जो मिला मत है, क्योंकि हम प्रत्याशी का ही स्टेटमेंट लास्ट समझ रहे हैं, जो प्रत्याशी अंतिम में मत पाता है उसकी बात कर रहे हैं। अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में क्या लिखा है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% का मतलब होता है 3/4। 3/4 मेरा यह कहना है कि अगर हमारे यहाँ 4 कुल मत थे, 4 कुल मतदाता थे, तो उसमें से केवल 3 ही मतदाता मत देने आते हैं, 1 मतदाता नहीं आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है।
2% अवैध होता है, 2% को हम अगर फ्रैक्शन बनाए तो 1/50 होगा, 2/100 कर दीजिए, 1/50 होगा। इसका मतलब अगर 50 मत पड़े थे तो उसमें से 1 मत अवैध था, केवल 49 मत आपका क्या था बताएं, वैध था। 50 मत पड़ा था तो 1 मत अवैध था, 49 मत वैध था। अब सुनिए आगे क्या होता है, जो वैध था उसका 75% मिलता है उस उम्मीदवार को, 75% फिर 3/4 है। उसका कहना है अगर 4 मत वैध था तो 3 मत तो मेरा ही है। अब इस स्थिति में इसका मत हमको दिया है 9261, हमें एक टोटल संख्या बतानी है, यही कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे करते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इससे कंपेयर किया जाएगा और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हमें कैलकुलेट करके निकालना है, यही सवाल है। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन को अगर कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, टफ होगा। इंडिविजुअली करिए, जैसे 3 और 3 मिलकर 9 होता है, 9 से काटिए, 9 1 के 9, 0 बढ़ा दिए, 9 दूना 18, 9 9 81। अभी 7 से काटिए, 7 7 49, 7 1 के 7 होता है और 3 2, 7 चौके 28, 7 7 49। फिर 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 21 हो गया। इधर देखिए 4 चौके 16 पंचे 80, ये 800 है। 800 को 21 से गुणा करिए, ठीक है, इसकी तुलना कर रहे हैं, 2 जीरो बढ़ गए, 8 1 के 8, 8 दूना 16, 16,800 कुल मतदाता थे पंजीकृत, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, जो बढ़िया एक सवाल है, शानदार सवाल है, और आपको इस तरह के सवालों पर अपना दिमाग, अपना फोकस रखना पड़ेगा, तब जाकर के चुनाव के हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए, मैंने इस पर एक वीडियो दिया था आपको, 2 रेखाएं, रेखा कहिए या आप इनको जो है क्या कह सकते हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण बोलिए। ऐसे समीकरण जो रेखाओं के माध्यम से प्रेजेंट होते हैं, उसने कहा 2 रेखाएं हैं, एक का नाम 4x है प्लस 3y बराबर 0, दूसरी रेखा अपने पास 7x प्लस 5y बराबर 0 है। हमसे कहा कि उनके चित्रात्मक, अगर हम उनका प्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफिकली, तो वो एक दूसरे के समांतर कब होती हैं, ठीक है, वे एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर कब प्रतिच्छेद करती हैं, वे केवल 3 बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वह एक दूसरे के संपाती होती हैं। 4 कंडीशंस होती हैं, मैंने इस पर आपको समझाया होगा, आप जानते हैं। 2 रेखाएं जो स्टेटमेंट के फॉर्म में है, जो इक्वेशंस के फॉर्म में है, और इक्वेशन भी कैसा, a1x प्लस b1y, उस वीडियो को देख लीजिएगा आप सब लोग, प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बस केवल वर्बल, अगर 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो उस रेखा का, या जिस स्टेटमेंट का उपयोग करके उस रेखा को बनाया गया है, उसका कोई सलूशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर कोई सलूशन पॉसिबल नहीं होगा तो इसको लिखा कैसे जाता है पता है, इसके लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, हम इस रूप में लिखकर कंपेयर करते हैं। जब होता है समांतर, मतलब उनका कोई सलूशन संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर मिलना मतलब केवल एक सलूशन होना, एक सलूशन होना, ओनली वन सलूशन, इसे हम अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय हल का नियम होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। केवल 3 बिंदुओं पर, मतलब 2 से जब अधिक बिंदु हो जाए तो वह इनफाइनाइट सॉल्यूशन को प्रेजेंट करता है, कोलिनियर को प्रेजेंट करता है, और इसका अर्थ होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। एक दूसरे पर संपाती होती हैं, ओवरलैप्ड होती हैं। ओवरलैप्ड का मतलब ही यही होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का होना। इस प्रकार से हम इसको डिसाइड कर सकते। केवल 3 का मतलब कोलिनियर होना होता है, कोलिनियर होना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संरेखीय कहते हैं। वही चीज उसमें भी प्रेजेंट होता है। संरेखी कोई होगा, एक ही रेखा पर होगा, तो काम तो वही हो गया ना। अब सुनिए, हम यहां पर जब मैंने इसको देखा तो 4/7 था, इज नॉट इक्वल टू 3/5। अगर ये दोनों बराबर नहीं थे, इसके यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल होंगे। इसमें केवल एक्स वाई, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, और यही एक बिंदु होगा जो दोनों लाइन को सपोर्ट करेगा, और यह यूनिक सोल्यूशन को प्रेजेंट करेगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब अद्वितीय हल, अर्थात रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग इसको हल भी समझ लें, और इसका वीडियो जो मैंने किया उसको भी देख लीजिएगा, वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक आदमी 2 कुर्सियां कुल 900 की लागत पर खरीदता है। 2 चेयर को खरीदा उसने C1 प्लस C2, कितने में खरीदा, 900 में। अब उन दोनों को वह व्यवसाय करता है। उसने एक को उसकी लागत, पहली कुर्सी जो C1 थी, उसकी लागत के 4/5 पर बेच दिया। जैसे हमने जितने में खरीदा, मान लो 5 में खरीदा तो 4 में बेच दिया। अगर हमने 5 में खरीद कर 4 में बेच दिया तो मुझे नुकसान हुआ कि नहीं, कितने का, 1 का।
मतलब 1 गुणे 100 बटे हम 5 कर दें तो इसका मतलब मुझे 20% की हानि हुई। तो पहली कुर्सी को उसने 20% की हानि पर बेच दिया, पहली कुर्सी को, करेक्ट है। दूसरी कुर्सी की बात करते हैं। दूसरी कुर्सी के लिए कह रहा है कि उसने उसकी लागत के 5/4, लागत के 5/4 पर बेचा, मतलब 4 में खरीद कर 5 में बेचा। इसका मतलब 1 का फायदा हुआ। 1 गुणे 100 बटे आप 4 कर दो, हम कह सकते हैं कि यहां पर 4 से 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ। सवाल समझ गए कि पहली कुर्सी को 20% की हानि पर बेचा, दूसरी कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार से उसे पूरे सौदे में 90 रुपए का लाभ होता है। पूरे सौदे में 90 का लाभ, तो 90 गुणे 100 बटे कुल लगाया कितना था, 900, मतलब 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में 10% का लाभ होता है। अब सवाल पूछा है हमसे कि कम लागत वाली, कम दाम वाली कुर्सी की लागत, अर्थात जो कुर्सी कम दाम वाली थी उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, उसको कितने में उसने खरीदा था, ये सवाल है। मैं इसको करने का सबसे बेहतर एलिगेशन लगाता हूं, आपको समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा। पहली कुर्सी को 20% की हानि पर, तो 20% की हानि मतलब 80 कर दो। दूसरी कुर्सी को 25% के लाभ पर, तो आप कितना कर दे, 125। दोनों पर हमें 10% का लाभ, 110। एलिगेशन लगाइए। दोनों का डिफरेंस 30 का है, 110 से 80 घटा दे, इसका डिफरेंस 15 का है। 15 के 15, 15 दूना 30, 1:2 का अनुपात होगा दोनों कुर्सियों के दाम का। दोनों कुर्सियों के दाम का जोड़ दिया है 900। हमें अनुपाती पदों को जोड़ देना चाहिए 3 बराबर आप 900 कर दें तो कौन सी कम दाम वाली कुर्सी है जो 1 को प्रेजेंट करेगी, 1 बराबर 300। जो कम दाम वाली कुर्सी है उसका लागत कितना है, 300 है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगर हमसे ज्यादा दाम वाला पूछा होता तो 600 आता, 2 का मल्टीप्लीकेशन होता 300 में, तब आपको 600 मिलता। 600 वैसे भी 900 में अगर दोनों खरीदा है, पहले को अगर उसने 300 में खरीदा, दूसरे को तो 600 में खरीदना ही पड़ेगा, ये सवाल हो जाता। चलिए 5वां डन। छठे सवाल पर आइए। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु, सवाल सारे दमदार हैं, इस सेट के सवाल सब बेहतरीन है। आप देखो, 16 साल पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना थी। जितनी मेरी उस समय उम्र थी उसकी 8 गुना मेरे दादाजी थे। अगर 10 साल का मैं था तो दादाजी 80 साल के थे। अब से 8 साल बाद, जिस समय हम लोग जी रहे हैं, अब से 8 साल बाद क्या होगा, उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब उनकी उम्र मेरी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी अब से 8 साल बाद। एक बात दिमाग में रखिए, एज रिलेशन का कोई सवाल होगा, जैसे हम कह रहे 16 साल पहले, तो अब से 16 साल पहले मतलब वर्तमान से, 8 साल बाद तो मतलब अब से 8 साल बाद। अब इस समय ये स्थिति है। अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि 8 साल पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु के अनुपात क्या था, अब से 8 साल पहले, करेक्ट है। अब सुनो, ये हम वर्तमान में जी रहे हैं, हम हैं, मेरे दादाजी हैं, ठीक है। बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपने दादाजी के साथ जीते हैं, क्योंकि दादाजी से जब बॉन्डिंग होती है एक पोते की, वो बहुत बेहतरीन होती है, मेरी भी रही है, तो ऐसा होता है। हमने कहा कि अब से 16 साल पहले मेरी उम्र मेरे दादाजी की उम्र की 8, मतलब सॉरी, मेरे दादाजी की उम्र मेरी उम्र की 8 गुना थी। मैं 1 अगर था तो मेरे दादाजी 8 साल के थे, मतलब 1:8 का रेशियो, देखिए ऐसे समझिएगा। अब से 8 साल बाद, अब से 8 साल बाद कह रहा है कि मेरी आयु, दादा देखिए, उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3:1 हो गया, करेक्ट है। इस समय हमको ये ध्यान देना पड़ता है, क्या हम इस समय हम किसी की भी उम्र निकाल सकते हैं, दादाजी की, मेरी, सबकी निकाल सकते हैं। तो इस एज गैप को देखो कितना है, 16 8 कितना है बताएं, 24। इस एज गैप ऊपर 16, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, मेरे से 16 साल पहले, मेरे से 8 साल बाद, दोनों का डिफरेंस 24। अगर हमने देखा कि एज गैप 24 का है और यह रेशियो परिवर्तन दिख रहा है, तो हमें सोचेंगे कि हमारे रेशियो का डिफरेंस भी सेम हो, लेकिन है नहीं। यहाँ पर 8 से 3 होना 5 का डिफरेंस, लेकिन इधर तो नहीं है, तो सेम करना पड़ता है हमको। इसको 2 से गुणा करना है। अगर इसको 2 से, यहाँ देखिए, यहाँ से डिफरेंस कितना है, 2 का, 2 से इसको गुणा कर दें, और इसका डिफरेंस 7 का है तो 7 को इससे गुणा कर दें। इस प्रकार से यहाँ पर जो रेशियो अब जनरेट होगा, 2 से करिए 16 हो गया, ये 2 हो गया, इधर 7 से करिए 7 त्रिक 21 हो गया, और ये 7 हो गया। अब देखो 16 5 21 होता है, 16 5 21 होता है, 2 5 7 होता है, तो डिफरेंस कितने का है, 5 का। और ऐसे डिफरेंस कितने का था, 24 का। तो 5 बराबर आप 24 कर दो। अब कभी भी उम्र निकाल लें अपनी और अपने दादाजी की, मतलब हम दोनों की उम्र निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालें और निकालने के बाद हम उसको ले जाकर के रेशियो बनाएं, ये हमारा काम है, इसको हमें सेट करना पड़ेगा। मैं आपको कंफर्म करता हूं, देखिए कैसे होगा। जैसे हम अब मान लो अगर कब की उम्र निकालना चाहते हैं, हम 8 साल बाद की उम्र निकालना चाहते हैं, ठीक है, हम 8 साल बाद की उम्र निकालना चाहते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, हाँ देखो ध्यान से कैसे होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, 8 साल बाद, अच्छा
देखिए हमने क्या देखा कि 5 का जो यहाँ दरअसल देखिए डाउट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे सवाल जब फेस करते हैं तो अक्सर क्या होता है, जो डिफरेंस आता है इस डिफरेंस से ऐसा कनेक्ट होता है कि दोनों मतलब कट जाते हैं, बट यहाँ कट नहीं रहा है। 5 का मान 24 है। अब अगर हम 1 का मान देखें तो 1 का मान 24/5 होगा, और हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों की उम्र निकालनी है। जैसे हम मान लो अपनी उम्र दादाजी की उम्र देख रहे हैं, कब 8 साल बाद, जो 21 से प्रेजेंटेड है, या हम 16 साल वाला ले लें, मतलब कोई भी एक डेटा ले लें तो उस समय यहां पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने 16 साल वाला ले लिया, तो 16 गुणे 24 मतलब डेटा कैलकुलेटिव हो जाए। अजीब हो गया, ये देखिए ये दादाजी की उम्र 16 साल पहले थी, 16 साल पहले थी। सवाल में हमसे क्या पूछा है कि 8 साल पहले मेरे और मेरे दादाजी की आयु का अनुपात ज्ञात कर दो, ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो अब अगर 16 साल पहले कोई इस एज में था, 16 साल पहले, तो 8 साल पहले किस एज में रहा होगा, यहीं से हम क्या कर दें बताइए, 8 जोड़ दें, अर्थात इसमें आप 8 जोड़ दो, ये दादाजी की उम्र आ जाएगी। इसी तरह से मेरी उम्र अगर निकालनी थी, अनुपाती भाग 2 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 24 मतलब 48/5, इसमें भी 8 जोड़ दो। अब ये रेशियो बनाना है जिसमें 8 साल पहले मेरी और दादाजी की उम्र हमको रेशियो बताना है। आइए देख लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए तो देखिए कितना हो रहा है। इसको देखिए 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 32 8 40 होता है, 400 और 8 पंचे 40, तो 440 हो गया। बटा आपके पास 5 है तो 5 को लेने की जरूरत नहीं, तो फिलहाल दादाजी की उम्र यहाँ पर हम इसको मानेंगे 440 बटा कितना 5, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, हालांकि कट जाएगा ये। इधर भी देख लीजिए 8 पंचे 40 और ये कितना हो जाएगा जुड़ करके 40, मतलब 40 अगर इसमें जोड़ते हैं 40 40 80 88, 88/5 हो गया। तो मेरी उम्र है 88/5 और दादाजी की उम्र है 440/5। ठीक है, 5 5 से खत्म है, 11 8 88 है, 11 चौके 44 है, 8 1 के 8 है, 8 पंचे 40 है, 1:5 देखिए डी ऑप्शन है। सवाल करा जा सकता है बट सवाल टाइम टेकन है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, मतलब है उस टाइप का, जिसको आप लोग को समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा इस तरह के सवालों पर। आगे सवाल पर देखिएगा, द वैल्यू आप देखिए क्या है, 4x³ - x डिवाइड बाई 2x + 1 6x - 3। ये सवाल आपके सामने है, करेक्ट है। कैसे करेंगे ध्यान सुनिएगा। हम लोग यहां से देख रहे हैं कि भाई अच्छा उसने कहा जब x का मान 9999 हो तब आपको इसका कैलकुलेशन करना है। आप x इसमें से कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 4x² - 1, इधर चले आए, ये 2x + 1 है और इधर कितना है 6x - 3 है, तो इसमें अभी पहले लिख लीजिए 6x - 3। अब इसको हम x रहने देते हैं, इसको क्या करें 4x² - 1 को हम a² - b² के रूप में इसको देख रहे हैं, जो हो जाएगा 2x + 1 और 2x - 1, 2x + 1 2x - 1। नीचे चले यहां पर 2x + 1 आपके पास है ऑलरेडी, और इसमें से अगर मैं 3 कॉमन कर लूं तो यह भी 2x - 1 हो जाएगा। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, केवल आपके पास x/3 हो जाएगा। ये x का मान 9 9 9 9 है, बटा 3 कर दीजिए, तो इसका मतलब 3 3 3 3 3 3 3 3 3333 इसका राइट सोल्यूशन होगा। नोट कर लीजिए आप सभी लोग, सी ऑप्शन। बढ़िया सवाल था, देखने में केवल कंफ्यूजन है, कोशिश करेंगे तो बहुत टफ नहीं है, आराम से हम आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, एक किस्त का सवाल है। एक ऋण को कोई लोन था, ठीक है, प्रत्येक 44,100 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकता करना था। किस्तों में चुकता करना 44,100 की प्रत्येक किस्त, पहली किस्त 44,100 की है, दूसरी भी 44,100 की है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, जो ब्याज की दर होती 5% है, तो हमसे पूछा है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज मतलब कितना रुपया आपने ब्याज के तौर पर बैंक को दिया है। इस तरह के जब सवाल आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, दर को देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, 5% मतलब 1/20 होता है, करेक्ट है, 5% 1/20 होता है। यहां पर आपको लोन ली गई राशि लिखना है और यहां पर किस्त रखना है, करेक्ट है, या आउटस्टैंडिंग धन लिखना चाहिए और एक किस्त लिखना चाहिए, ये 2 चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, इसको देखिए ऐसे प्रेजेंट करिए। पहला अगर आउटस्टैंडिंग 20 है तो 20 एक जुड़कर हमारी जो किस्त की राशि हो 21 होगी। आउटस्टैंडिंग प्लस ब्याज, ये होता है सिस्टम। 20 में 1 रुपया ब्याज के तौर पर जुड़कर हमारी किस्त बनेगा 21। अगली बार देखो स्थिति होगी, इसमें लिखना पड़ेगा 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग होता है 400, 21 का 441, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम किस्त, तो देखिए यहां पर 21 बन रही है, यहां 441, तो हमें किस्त को समान करना पड़ेगा क्योंकि किस्तें तो हम बराबर दे रहे हैं। समान कैसे करेंगे, सिंपली आपको इसमें 21 से गुणा कर देना है, इधर किया तो आपको इधर भी कर देना है। अब सुनो, यहां पर होगा 21 दूना 42, 420, पहली आउटस्टैंडिंग, दूसरी है 400,
आउटस्टैंडिंग धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जैसे जैसे आपकी किस्तें जाती है आउटस्टैंडिंग आपकी कम होती चली जाती है। अब सुनिए, अब आपसे जैसे हमने क्या किया, अगर जैसे हम टोटल आउटस्टैंडिंग की बात करें, अब देखो यही प्रत्येक किस्त है जो 441 है, 441 देखिए दोनों जगह बराबर हो गया, यहां पर दोनों जगह 441 है, यही समान किस्त है, करेक्ट है। लेकिन आप सुनो, आपकी आउटस्टैंडिंग थी कितनी, 4,820 थी, और आप लोन के तौर पर चुकता कितना कर रहे हैं, बोलिए 441 441 882 चुकता कर रहे हैं, तो आपने ब्याज कितना दिया है, सोचो 820 की आउटस्टैंडिंग थी और 882 में प्रेजेंट उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो ब्याज कितना दिया है, 2 घटा दे, 8 से 2 6 घटा दे, 62 रुपए का आपने ब्याज दिया है। तो आपकी जो समान किस्त है 441 है, इसका मान किसके बराबर है, 44100, एक का मान कितना हो जाएगा, 100, और आपको निकालना क्या है, ब्याज की धन, ब्याज का धन 22 है, 62 है, तो 6200 रुपए यहां पर टोटल ब्याज होगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब अगर किस्त ही समझना है तो किस्त के कुछ वीडियो पड़े हैं, आप उसको देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा मेरे नाम से, तो वहां पर आपको किस्त के वीडियो दिख जाएंगे, जिसमें साधारण ब्याज और चक्री 1-1.5 घंटे का कोई किस्त का सेशन होगा, आप चेक कर लीजिएगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, तो किस्त का सवाल आपको कंफर्म हो जाएगा। एक ही जैसे होते हैं, कोई ऐसी अलग बात नहीं होती है। किस्त का सवाल अगर पूछेगा तो आप सभी सवाल कर लेंगे, बस गारंटी है, लेकिन पढ़ लेना एक वीडियो अच्छे से। आगे देखिएगा, ये वाले सवाल होते हैं जो एलिगेशन के ही सवाल है, क्रिकेट के सवाल है। क्रिकेट में क्या होता है, बैटर्स और बॉलर का एकदम अपोजिट रिस्पॉन्स होता है। बैट्समैन ज्यादा रन बनाता है, या ऐसे कह दीजिए कि बैट्समैन का जो एवरेज होता है, एवरेज कैसे डिसाइड किया जाता है कि कितना रन बनाया है, कितने मैचेस खेला है, भाग दे करके बनाया जाता है, ठीक है। बॉलर का जो होता है सिस्टम 2 प्रकार से बनाया जाता है, जैसे उसने 1 विकेट के लिए कितने बॉल फेंके, 1 विकेट के लिए उसने कितना बॉल फेंका। जैसे कोई बॉलर 1 विकेट पाने के लिए 12 गेंद फेंकता है, जैसे मान लीजिए 5 ओवर उसने फेंका, तो 5 ओवर में 6 पंचे 30 गेंद फेंका और उसने 2 विकेट अर्जित किया, इसका मतलब 15 गेंदों पर उसे 1 विकेट मिला। और कोई दूसरा बॉलर था जो उसी 5 ओवर को फेंक करके 3 विकेट अर्जित किया, इसका मतलब उसका जो औसत था वो 10 बॉल पर 1 विकेट था, तो उसका वाला ज्यादा अच्छा माना जाएगा जिसने 10 बॉल पर, मतलब आप जितनी कम गेंदें फेंक कर विकेट अर्जित करते हैं उतना ही अच्छे बॉलर कहलाते हैं। सवाल क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का जो गेंदबाजी का औसत था वो 12.4 था, इसका मतलब था कि वो 12.4 गेंदें फेंककर 1 विकेट अर्जित करता था। जब वह अपने अंतिम मैच में आया और उसने बहुत शानदार गेंदबाजी करी, 26 रन दिया और कितने विकेट अर्जित किया, 5, जिससे कि उसका जो गेंदबाजी का औसत था 0.2 सुधर गया। सुधरना मतलब कम होना, यहां यही एक डाउट होता है, कम होना मतलब जो 12.4 था वो ज्यादा था तो बेकार था, कम अगर होना है तो सुधरेगा। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी, जो अंतिम मैच खेला था उसके पहले उसने कितना विकेट लिया था। देखिए पहले उसका गेंदबाजी का औसत जितने मैच खेला था वो नहीं पता है, 12.4 था, करेक्ट है। अब सुनिए, अब हुआ क्या, उसने यहां पर ध्यान सुनना सभी लोग, जैसे उसने क्या किया, जब अंतिम मैच खेला तो उसमें कितने रन दिए, 26 रन, और कितने विकेट लिए, 5, तो उसका जो गेंदबाजी का औसत अंतिम मैच में कितना था, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5.2 था, करेक्ट है। मतलब यहां पर अभी तक उसने जितने मैचेस खेले थे उसमें 12.4 के औसत से गेंदबाजी की थी। अंतिम वाला मैच इतना शानदार उसका गुजरा, उसने 5.2 के औसत से गेंदबाजी करी, जिसकी वजह से इसका जो गेंदबाजी का औसत था वो 2 कम होकर के 0.2 कम होकर के 12.2 हो गया। आपको अब यहीं से एलिगेशन लगाना है, एलिगेशन लगाइए, इसका डिफरेंस करिए 0.2 आएगा, इसका डिफरेंस करिए तो आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा चेक कर लीजिए, 0.2 से घटेगा, 12 से 5 7 होता है। अब ये इनका रेशियो बना, या दशमलव हटाएंगे तो 0 आएगा, 1 हुआ, ये 35 हुआ, 35:1 का अनुपात है। इसका मतलब है, देखो ध्यान से, यहां पर इस मैच को जब नहीं खेला तो उसके पहले उसके विकेटों की संख्या 35 थी, अगर इसको खेल लेगा तो 1 विकेट यहां ऐड होगा तो 36 हो जाएगा। सवाल में हमसे यही कहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा तो कंफर्म होगा। इसका मान हमको दिया है, जो अंतिम मैच के विकेट थे जो 1 बराबर क्या थे, 5 थे, 1 बराबर 5 थे। गेंदबाजी से मतलब इस मैच से पहले उसके विकेटों की संख्या कितनी थी, 35 थी। 35 बराबर क्या होगा, 5 × 5 = 25, 5 × 15 तो 70, 175। अगर हमसे कहता कि अब उसके विकेटों की कुल संख्या क्या है, तो इनको जोड़ देते, 35 से 36 से गुणा करते, तो आपको पता चल जाता कि अब उसके कुल विकेटों की संख्या कितनी है। तो सवाल आपका सी ऑप्शन में उत्तर देख रहा है अपना, 175 राइट सोल्यूशन माना जाएगा। इस सवाल को समझिए, कंफर्म करिए। 9वां होता है डन। अब आते हैं 10वें पर। ये सवाल भी देखिए बहुत बार पूछा जा रहा है इस समय, सवाल को ध्यान सुनिएगा, करना कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन सोचिए बस एक बार।
एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है। कितने लीटर एसिड है? 20 लीटर। उसमें से 4 लीटर एसिड, ऐसे बर्तन था, ऐसे, बहुत बढ़िया तो नहीं बना, देखिए 20 लीटर इसमें एसिड था, 4 लीटर उसमें एसिड निकाला, 4 लीटर निकाला और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा, मतलब 4 लीटर उसमें पानी मिला दिया। एसिड निकाला तो एसिड की जो वैल्यू थी वो कम हो गई, क्योंकि 4 मतलब क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ा, 20 था 20 ही रह गया, लेकिन 4 लीटर एसिड निकला और 4 लीटर उसकी जगह पानी गया, तो क्वांटिटी तो वही रह गई, लेकिन जो एसिड की जो पोजीशन थी, एसिड कहने का मतलब एसिड का जो अपना रोल था वो डाउन हो गया। फिर सवाल में आगे बढ़ते हैं। फिर उसने उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया और उस बर्तन में उतनी ही मात्रा, मतलब यह प्रक्रिया को एक प्रकार से 2 बार दोहराया, ऐसे कभी कभी 3 बार दोहराने की बात आती है। तो बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात क्या है? ऐसे देखिए सवाल को करा कैसे जाता है। 4 भाग हम निकाल रहे हैं और उसकी जगह पर 4 भाग पानी डाल रहे हैं। कितने में से मात्रा बोलिए? 20 में से 1/, इसको 5 कर दीजिए, तो टोटल क्वांटिटी अगर हम 1 माने तो 1 से 1/5 को घटा दें, आएगा कितना? 4/5। अब सवाल में हमसे कहा है कि अभी की एसिड मात्रा और प्रारंभ की एसिड मात्रा, ये देखो अभी की एसिड मात्रा और प्रारंभ की एसिड मात्रा, लेकिन आपसे कहा गया इस प्रक्रिया को कितनी बार किया गया? 2 बार। अगर 3 बार होता तो हम क्यूब करते, 2 बार किया है तो 4 चौके 16 होगा और 5 बचे 25 होगा, तो यहां पर 16:25। अब हमारा एसिड इतना बचा जबकि प्रारंभ में एसिड इतना था। सतत रूप से एसिड आपका कम होता गया, जैसे एक जगह कम होकर इतना पहुंचा, जो बचा उसमें फिर कम किया परसेंटेज के आधार पर, परसेंटेज के हिसाब से कम हो रहा है। 16:25 इस 10वें सवाल का राइट सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट करिए। ऐसा सवाल मैंने एक सेशन में और करवाया भी था आप लोगों को, तो इसको बहुत ध्यान से क्लियर करिए आप लोग। अगले सवाल पर चलिए। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है टाइम एंड वर्क का। 12 बढ़ई होते हैं, बढ़ई कारपेंटर्स कहलाते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 240 दिन लेते हैं और 460 कुर्सियां बना देते हैं। करेक्ट है? तो हम अब बढ़ई की संख्या बढ़ा दें, 18 कर दें, समय भी प्रतिदिन का बढ़ा दें, 8 घंटे प्रतिदिन कर दें, 36 दिन हम उनको दे रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे बताओ कितनी कुर्सियां बना सकोगे, ये सवाल है। इस तरह के सवाल का जो एक पैटर्न होता है, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 R1, M2 D2 S2 डिवाइड बाई W2 R2। सवाल को ऐसे समझिए, ऊपर हमेशा मेन पावर टाइम में दिन और घंटे, मेन पावर टाइम में दिन और घंटे, मतलब मेन पावर और टाइम ऊपर रहता है, कार्य की मात्रा और मजदूरी हमेशा नीचे रहता है। मेन पावर एंड टाइम हमेशा ऊपर रहेगा, कार्य की मात्रा और मजदूरी हमेशा नीचे रहेगा। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, बोलिए कितने बढ़ई थे? 12। प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, 240 दिन लेते हैं, 460 कुर्सियां। ये पैटर्न अगर गलत करेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी कितने? 18 बढ़ई हैं, 8 घंटे काम करते हैं प्रतिदिन, 36 दिन लेते हैं और कितनी कुर्सियां बना देंगे, ये हमको फाइंड करना है। यही सवाल हो गया। आइए इसका कैलकुलेशन कर डालें, जो इजीली मतलब काट सके ऐसा प्रयास करिए। 12 या 36 होता है, करेक्ट है? अब देखो 6 है ना, 6 त्रिक 18 होता है, 6 त्रिक 18, 8 से करें, 8 त्रिक 24 होता है, 30 हो गया, 3 धाम में 30 होता है, करेक्ट है? एक जीरो इसका खत्म हो गया, 46 गुणे 3 कर दे, x का मान आ जाएगा। हम x उधर लेके जाए, 46 गुणे 3 छंगे 18, 3 चौके 12 13, 138 कुर्सियां वो बना सकेगा बढ़ई। 138 कुर्सियां इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत बढ़िया सवाल था, 11वां नंबर आपके सामने इसका सोल्यूशन है। ये सवाल भी बहुत शानदार है, मतलब मैंने कहा इस सेट का सारा सवाल बहुत शानदार था। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय करी, एक डिस्टेंस थी, उसको जो है किसी एक सर्टेन स्पीड से उसने तय किया, एस स्पीड से। अब होता क्या है कि उस व्यक्ति ने यात्रा के दौरान मतलब 2 कंडीशन लगाई। यदि उसने अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया तो जितने समय में वह पहुंचता था उससे वह 40 मिनट पहले ही पहुंच गया। दूसरी कंडीशन, यदि उसने अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया तो जितना समय उसको लगता था वह 40 मिनट अब ज्यादा लगेगा। हमसे पूछा वह दूरी बताओ। हम सबको पता है दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सबको पता है। एक कंडीशन जान लो, जब भी कभी हमको ऐसी स्थिति में जब हम अलग अलग चालों से, भाई चाल बढ़ाना घटाना मतलब अलग अलग ही तो चाल है। भाई हमारी चाल अगर अभी सर्टेन ए है, बढ़कर इतनी हो गई, कम होकर इतनी हो गई, तो इसका मतलब है हमने चाल में परिवर्तन किया, 2 चालें आई। तो ऐसे में जब हम अलग अलग चालों से चलते हैं
तो निश्चित तौर पर हम एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में हम समयों का अंतर पाते हैं, हमारे समय कम या ज्यादा लगते हैं, डिफरेंस हो जाता है पहले की तुलना में। तो ऐसे में दूरी फाइन करने का एक पैटर्न जानिए। जब अलग अलग चालों चले, S1 S2 मतलब दोनों चालों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई S1 डिफरेंस S2 इंटू टाइम डिफरेंस T1 डिफरेंस T2। ये जो होता है पैटर्न होता है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, दूरी को निकालने का। अब आप देख रहे हैं कि आप दो प्रकार से अपने चालों में परिवर्तन कर रहे हैं, एक ही दूरी है। पहली बार क्या था, अगर आपकी चाल x थी तो आपने अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाया, S1 S2, ठीक है, S1 S2। डिफरेंस क्या है चालों में, चालों का जो डिफरेंस है आप खुद ही देख लो, x थी जैसे मान लो 10 थी तो 3 बढ़ाया तो 13, अंतर कितना है 3 का, अंतर हुआ 3 का। समयों का अंतर बताओ 40 मिनट का, हम 40 मिनट कम लगा रहे हैं तो 40 मिनट है, 40 बटे 60 लिख दे, चाहे 40 ही रहने दे। ये इसकी दूरी हो गई। कब की दूरी हो गई, पहली कंडीशन में। यही दूरी फिर तय हो रही है, सुनिए दूरी तो सेम ही रहेगी। मेरी चाल x थी, मैंने उसको 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। अब हमको अच्छा अब की बार चालों का अंतर क्या है, 2 का। मान लो मेरी चाल 10 थी, 10 को 2 कम कर दो तो चालों का अंतर 2 का है। समय जो हमारा 40 मिनट ज्यादा लगा तो 40 बटे 60 कर दे। अब देखिए यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल, उस व्यक्ति की जो एक्चुअल चाल थी यस, जिसको हम x मान रहे हैं वो निकाल देंगे। देखो कितना आसान है, एक खत्म एक खत्म, करेक्ट है ना, यस। x से खत्म, यस खत्म। 2 को इधर गुणा, 3 से उधर गुणा, 2 गुणा करिए 2x प्लस 6 बराबर 3x माइनस 6, करेक्ट है। इसको उधर कर दें, x हो गया 6 6 12। तो हमारी x मतलब क्या है, x मतलब चाल थी 12। अब इस x को उठा के चाहे पहले में पुट कर दो चाहे दूसरे में पुट कर दो, आपको दूरी ही तो मिलेगी, दूरी फाइन करनी है ना। पहले में पुट करते चलो, 12 12 3 15, 12 3 बोले 15 बटे क्या 3 गुड़े 40 बटे 60, तो 40 बटे 60 कर दीजिए, ये लिख दिया हमने। अब यहां से एकदम डिस्टेंस हमको एग्जैक्टली पता, 60 क्यों लिख रहे पता है, वो मिनट में है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करते हैं। 20 दूना 40, 20 तियां 60, ठीक है। 3 पचे 15 होता है, 3 चौके 12 होता है, 4 पंचे 20। यहां पर जो दूरी हमारी होगी वह 20 किलोमीटर होगी। क्या होगी, दूरी हमारी 20 किलोमीटर होगी। इस सवाल के लिए एकदम राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग देख सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए। आई होप आपको सबको समझ आया, देख लीजिए एक बार सब लोग अच्छे से। x का मान कितना है 12, 12 गुणे 12 3 15 बटे 3 कर दिया, और यहाँ 40 बटे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 40 बटे 60, 20 दूना 40, 20 तियां 60 है। अच्छा मैं एक चीज मिस कर गया क्या, सब सही है ना, देखो एक बार चेक कर लो। 3 पचे 15, 3 चौके 12, मेरे ख्याल से ये 2 मिस हुआ है। 20 दूना 40 होगा, तब 20 नहीं होगा 40 होगा, डी ऑप्शन होगा, 40 होगा। यहां रखकर देख लीजिए तब भी आ जाएगा। x का मान 12, 12 से 2 घटाएं 10 बटा 2 गुणे 40 बटे 60 मतलब 2 बटे 3, करेक्ट है ना। 2 2 से गया, 3 चौके 12, 4 धाम में 40, अभी तो 20 गलत लगा के जाता मैं, 40। देखो 40 उधर भी आया, 40 इधर भी आया, दूरी आपकी 40 किलोमीटर है। तो 12वें सवाल का राइट सोल्यूशन 40 किलोमीटर है। सबको समझ में आ गई बातें, यस। अगले सवाल पर चलिए। कोई खंबा है जो 12 मीटर ऊंचा है, ऐसे 12 मीटर ऊंचा खंबा है, उसकी पृथ्वी पर 4√3, जैसे हम खड़े हैं तो हमारी परछाई कहाँ है, देखो ये है, जमीन पर बनी है। अगर ये खंबा है तो खंबे की परछाई ये है, उसकी पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है, 4√3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है। उस समय सूर्य के उन्नयन कोण का मान बताओ। सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये थीटा, ये कोण हमको बताना है। तो इस कोण को हम लिखें tan थीटा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट है। तो हम क्या लिख देंगे बताइए, tan थीटा मतलब 12 बटे 4√3। परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट ही हमेशा लंब होता है और यह हमेशा आधार होता है, ठीक है। ये आपका बेस होगा, लंब बटे आधार, 4 तियां 12 होता है, तो बराबर 3/√3 हो गया। ये किसका मान है, tan थीटा का। हमको कोण का मान बताना है, इतना तो फंडामेंटल एंगल मैंने आपको बता ही रखा है और आपको आता भी है। अब इसको थोड़ा पहले सॉल्व करो इससे, क्योंकि कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है। 3√3 अपान, मैंने वही जो रेशनलाइजेशन अभी एक सवाल में किया था, √3 का ऊपर नीचे गुणा, 3√3 है, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दे, करेक्ट है। ये 3 ही होगा और 3 3 से खत्म होगा, तो tan थीटा आपका √3 है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बताएं, 60 डिग्री। क्योंकि tan जो होता है 30 डिग्री पर 1/√3 होता है और 60 पर √3 होता है, तो 60 डिग्री इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। इस थीटा का मान रूट कितना हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट है। चलो 13वां डन हुआ। 14 नंबर पर आइए। एक धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर थी। अर्धवृत्ताकार कुछ इस टाइप का होता है, ये
अर्धवृत्ताकार, हाँ, या हम नहीं, हम इसको स्फीयर ना समझे, धातु है सिंपल। अर्धवृत्ताकार चादर का मतलब वही है कि वृत्त है और इसका इतना भाग काट दीजिए, ऊपर वाला हिस्सा, ये भाग खत्म कर दीजिए, ये इसका सेंटर रहेगा, इसकी रेडियस है, इस प्रकार से बना। एक धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास, व्यास हमेशा डबल ऑफ रेडियस होता है, 2 × r होता है, तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 14, 14 दूना 28 होता है ना। अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर खुले शंक्वाकार प्याले में बदल दिया जाता है, इसको मोड़ा जाता है और एक शंक्वाकार प्याला बना दिया जाता है। तो शंक्वाकार प्याला कुछ ऐसे बना, ये देखो, प्याले में बदल दिया। तदनुसार प्याले की गहराई लगभग कितनी होगी, प्याले की जो गहराई होगी वो आपसे पूछा गया है कितनी हो जाएगी। ये भी एक शानदार सवाल है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो आपका ये चद्दर था, इसी को तो ही मतलब पहले सर्कल बनाया गया होगा, सर्कल बनाकर किसको खींचा गया होगा, यही तो काम किया गया होगा ना। तो पहला काम यहां से इसका हम क्या निकाल दें, ये जो हमारे पास चद्दर थी इसको हम सर्कुलर शेप में, भाई इसने सवाल में क्या लिखा, एक धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर खुले शंक्वाकार प्याले में बदल दिया गया। खुला मतलब ऊपर ओपन है, नीचे ऐसे शंक्वाकार प्याला हमने जनरेट कर दिया। तदनुसार प्याले की गहराई लगभग कितनी होगी, नियरर कितनी होगी, हमको बताना है। अब आप सुनो, अब आप इसको जनरेट करो, देखो कैसे बनता है। तो आपका मन क्या है, इस चादर को हमें इस प्याले में कन्वर्ट करना है। जो प्याला आप देख रहे हो, प्याला बनेगा तो उसके ऊपर सर्कल बनेगा, साथ साथ उसकी अपनी रेडियस होगी, उसकी अपनी डेप्थ अर्थात गहराई होगी यहां से यहां तक। ये समझ पा रहे हैं सब लोग? यस। हमें इस रेडियस पर थोड़ा ध्यान देना है और इस लेंथ पर हमें ध्यान देना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इसका व्यास 14 था तो इसकी जो रेडियस है वो 14 थी, या इसका व्यास अगर 28 था तो इसकी रेडियस कितनी थी 14। तो ये जो लेंथ होगी स्लैंट हाइट, इसी को मोड़ करके ही तो हम प्याला बनाते हैं, ये आपकी 14 हो जाएगी। और यह रेडियस इसका हाफ हो जाएगा जिसको आपने मोड़ा है यहां से, ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब ये 7 हो जाएगा। और यहां पर 90 डिग्री का कोण है। और हम पाइथागोरस का नियम लगा दें, अगर यहां पर अपना सेंटर O था, यह A था और यह B था, तो हम लोग को OB निकालना है पाइथागोरस के नियम से। 90 के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग मतलब 14 का वर्ग माइनस इस लेंथ को आधार मान लो 7 का वर्ग। अब सुनिए, लगभग में पूछा भी है, 14 का वर्ग 196 होता है और माइनस 7 का वर्ग 49 होता है। हल कर डालिए, 16 से 9 7 होता है, 8 से 4 4 होता है, 147 हो गया। अब 147 का वर्गमूल डायरेक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि 12 का वर्ग 144 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, तो 12 13 का 169 होता है, 12 समथिंग करके होगा। अगर हम देखें तो 12 समथिंग और 13, अब जैसे हम थोड़ा सा यहां पर भाई, क्योंकि देखो दोनों में डाउट है, 12 भी है 13 भी है, तो इसलिए हम ना तो 12 सीधा सोच सकते हैं ना 13 सीधा सोच सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि यह 12 के ज्यादा क्लोज होगा, क्योंकि 12 ब्रह्म में 144 होता है, 144 के ज्यादा नजदीक 147 है, जबकि 169 दूर है, तो इसलिए इसका उत्तर हम लोग 12 लगाएंगे। इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, ध्यान देकर के तभी उत्तर बताइए। तो 14 सवाल का राइट सोल्यूशन आपका कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। जो हम लोग यहाँ पर ऐसे सवालों को ध्यान से समझिएगा, तभी जाकर के आप इसका आंसर बता सकते हैं। राइट सोल्यूशन आपके सामने कितना है, 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए। तो अब आते हैं, देखिए डीआई का एक सवाल है, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि डीआई का एक सवाल आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलता है। एक या 2 या 3 सवाल भी मिल सकते हैं। दरअसल हम इसलिए एक बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि एक फिगर पर आपको 3 से 4 सवाल, जो डीआई का सही पैटर्न होता है, लेकिन आरपीएफ में अक्सर होता है कि एक सवाल एक फिगर पर ही आता है। अब जैसे हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक फिगर पर एक ही सवाल का पैटर्न रखा है, जबकि मैं हर वैरायटी आपको दूंगा जब सवालों की संख्या आपकी बढ़ेगी। दिए गए रैखिक आलेख में एक शहर के वर्ष 1999 के पहले 6 महीने की दुर्घटनाओं को दर्शाया गया है। 1999 जो साल था उसके पहले 6 महीने अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो महीने हैं इनकी दुर्घटनाओं की संख्या 25, 23, 30, आलेख पर जो लिखा है 43, 32 और 27। सवाल में क्या पूछा है, तदनुसार मई से जून तक की दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब मई की बात करो, दुर्घटनाओं की संख्या 32 थी, जून की बात करें 27 थी, मतलब 32 से 27 हो गया। अगर 32 से 27 हो गया तो कमी आप देख लो कितने की है, 5 की, सिंपली 5 की कमी है। किस पर कमी है, 32 पर। हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 100 से गुणा कर दें, और किसका परसेंटेज होगा, 32 का। तो 4 8 32 होगा, 4 25 बार 100 होगा, 25 पंचे 125 होता है, बटे आप कर दो 8,
8 से भाग करो, 8 1 के 8, 4 8 पंजे 40, 15 सही 5 बटे कितना कर दीजिए 8% की कमी आई है, जो आपको मिल रहा है किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में 15 सही 5 बटे 8% की कमी देखने को मिल रही है इस सवाल का राइट सोल्यूशन। तो मेरे ख्याल से पूरा सेशन आपका कंप्लीट हो गया, अच्छे से आपने सवालों को देख भी लिया, समझ भी लिया। कोई कंफ्यूजन किसी के मन में हो तो बता दें, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और इसी तरह की डेली कनेक्टिविटी में और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आप हमें अपने संदेश भी जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू सो मच।